वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 8 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एंड गेम। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, मान के चलो 3 चैप्टर एक ही जगह मिले हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े लेवल पे। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे थे और आज अपन इसको एंड करेंगे, आज अपन इसको फिनिश करने वाले हैं। लेक्चर नंबर टोटल की बात करें तो 116 है। जो बच्चे रेगुलर नोट्स बना रहे हैं उनको पता होगा कि किस शेड्यूल में आपको क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो एक बार क्लास का देखिए कॉन्सेप्ट आपका। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल लेक्चर की बात करते हैं बेटा, तो टोटल लेक्चर है आपका सिलेक्शन बेच 2021 का 116। ये आपकी क्लास की टाइमिंग है और ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसका नंबर है क्लास का, क्लास नंबर 8। यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, रेगुलर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और आपको आपके मिशन में आगे बढ़ाने के लिए, मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए लगातार आपके साथ मेहनत कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोफाइल है। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी स्पेशल क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में जाके सर्च करिएगा, मेरे नाम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यस, ये हमारी स्पेशल क्लासेज। उसके बाद में अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में आप यहाँ पे 1 मंथ नहीं, या तो 3 मंथ या 6 मंथ या 12 मंथ आप सिलेक्ट करें। जिनका लास्ट चांस है वो केवल 3 मंथ सिलेक्ट करें बच्चे। बाकी अगर आपके पास और अभी चांसेज हैं तो आप आगे भी तैयारी करोगे। ये नहीं कि ये पेपर क्लियर हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आने तक का वेट करोगे, आप फाइनल रिजल्ट या मेरिट लिस्ट आने तक का वेट करोगे, आगे तैयारी तो करोगे ना। तो इसलिए आप 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव। ठीक है, आरएसआर लाइव कैपिटल लेटर में, उससे आपको 10% ऑफ होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, जिसके बारे में अपन इधर बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल बनने वाला आपका। यहाँ से देखिएगा, ये आपका टेलीग्राम का बहुत बड़ा सवाल है, सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें। टीम आरएसआर हमारा टेलीग्राम चैनल है, 27,500 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का अपडेट मिलेगा, कौन सी क्लास कब होगी, लिंक वगैरह आपको यहीं पे दिए जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये लेक्चर नंबर आपका 8 है। कौन सा लेक्चर है बेटा? लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 आपका बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं और आज इसका एंड गेम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश हो जाएगा, एंड कर देंगे आज, इसको उड़ा देंगे, निपटा देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जहाँ से होने वाली है उसको थोड़ा आप गौर से देखिए और मैं कहूँगा बेटा आज जो टॉपिक आप एंड करने वाले हैं उससे एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इधर से, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज की क्लास में देखना। अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन के कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जब आप क्लास कंटिन्यू करोगे तो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि बच्चा, हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपका जो प्रॉमिस है हम सर आपको सपोर्ट करेंगे, वो प्रॉमिस पूरा करते रहिएगा। क्लास को बेटा जरूर शेयर करिएगा, क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों के पास। ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, क्लास को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे पास डेडलाइन आ गई है, क्या कि सर जी 60 है ना फैमिली मेंबर कम पढ़ रहे हैं, तो अगर बच्चे शेयर करेंगे तो 155 हो जाएंगे। आप जरूर शेयर करिएगा बच्चा, ठीक है ना। हाँ, तो ये काम जरूर कर दीजिएगा, क्लास एंड होने से पहले शेयर करोगे, अपने आप हो जाएगा। चलो अभी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ बेटा, अभी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर से सुनना, आराम से। क्लास में याद कराऊंगा, लेकिन सब्र रखना, पेशेंस रखना। अभी का अभी बेटा, डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा? 2 ध्रुव हो जाए। डाइपोल का मतलब 2 पोल, डाइपोल यानी 2 पोल, द्विध्रुव यानी 2 ध्रुव, और इलेक्ट्रिक यानी विद्युत की। डाइपोल बनाया कैसे जाएगा? डाइपोल बनाने के लिए आपको 2 चार्ज लेने पड़ेंगे और कंडीशन यह है कि जो 2 चार्ज आपने लिए हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए।
परिमाण समान होना चाहिए लेकिन नेचर अपोजिट होना चाहिए। ये शर्त मेरी बात ध्यान से सुनना, दिल दिमाग में डेफिनेशन उतार दूंगा। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर के चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्ज को अगर मिनिमम डिस्टेंस पे रख देंगे, अगर न्यूनतम दूरी पे रख देंगे, आप कहोगे सर रखने की क्या जरूरत है जब नेचर अपोजिट है अपने आप में ही। अभी सर्दी का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है कि नहीं है। अगर अपन जैसे बस में ट्रेवल कर रहे हैं और एक सीट पे दो की सीट है, वहां पे तीसरा बंदा कोई बैठने का कोशिश करे, मेरा जैसा तो नहीं बिठाएंगे, और अभी सर्दी है तो बिठा लेंगे, वैसा बैठ जाओ, चिपक के बैठ जाओ इधर, है ना, ठंडी कम हो जाएगी। समझ रहे बात, मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो डिस्टेंस अपने आप मिनिमम हो जाएगी, डिस्टेंस अपने आप न्यूनतम हो जाएगी। तो मेरी डेफिनेशन को गौर से सुनना बेटा, डायग्राम देखना, मैं डायग्राम में आपको क्या बताता हूं बेटा। ये चार्ज आपका माइनस का क्यू रेड कलर वाला, ये चार्ज प्लस का क्यू ब्लू कलर वाला, ये प्लस में है ये माइनस में है, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चा। माइनस का क्यू बराबर है प्लस की क्यू के मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट चार्ज को अगर मिनिमम डिस्टेंस पे रख देंगे, अगर न्यूनतम दूरी पे रख देंगे, और वो न्यूनतम दूरी है डी, तो यहाँ पे ये जो आवेशों का युग्म बन गया, एक आवेशों का जोड़ा बन गया, चार्ज का एक पेयर बन गया, इसे ही क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। डेफिनेशन फिर रिपीट करूं, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्ज अगर मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हो, न्यूनतम दूरी पे रखे हो, तो आवेशों का ये युग्म इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर है या नहीं? केवल डाइपोल की डेफिनेशन पूछ रहा हूं, डाइपोल मोमेंट की नहीं, उसका ऑपरेशन में अभी आगे करने वाला हूं। केवल डाइपोल का डेफिनेशन बता दो, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ क्लियर है। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं डाइपोल की डेफिनेशन के बाद में डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पे। अब आएगा मजा, यहां से बनेगा सवाल, फोड़ के रख देंगे, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट। सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज को अगर मिनिमम डिस्टेंस पे रख दिया जाए, बीच की दूरी बेटा d हो सकती है, बीच की दूरी 2d हो सकती है, बीच की दूरी l हो सकती है, बीच की दूरी 2l हो सकती है। घबराएं बिल्कुल नहीं, बात वही है। मैं बताऊंगा 2l क्यों लेते हैं या 2d क्यों लेते हैं, मैं उसका रीजन आपको दूंगा, लेकिन आप जनरल याद रखो, d याद रखो या 2d, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे डेफिनेशन पे फिर से आओ, डाइपोल का डेफिनेशन बनाओ बच्चा। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर के दो चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर प्लस माइनस, मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाए तो आवेशों का ये युग्म, आवेशों का ये जोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब मैं आता हूं डाइपोल मोमेंट पे, द्विध्रुव आघूर्ण पे। मेरी बात को गौर से सुनना, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, गौर से सुनना मेरी बात को। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों में से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों आवेशों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P बराबर Q इंटू 2D। डेफिनेशन पहुंची आप तक? नहीं पहुंची, फिर पहुंचाता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, तो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। पहुंची क्या डेफिनेशन?
डेफिनेशन पहुंची क्या बेटा? डेफिनेशन पहुंची क्या बेटा? डेफिनेशन पहुंची। अब बच्चा सर आपने 2D क्यों लिया? आप D भी तो लिख सकते थे बेटा। हम क्या करेंगे आगे की डेरिवेशन पार्ट में, यहाँ पे बेटा अगर मध्य बिंदु O लेते हैं, अगर आपने टोटल दूरी 2D लिया तो ये दूरी D हो जाएगी और ये दूरी D हो जाएगी। तो अगर कोई न्यूमेरिकल करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला रखना इजी हो जाता है D में। अगर आप दूरी केवल D लेते तो ये दूरी क्या आती बच्चा? D/2 और ये D/2, तो वो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन का लफड़ा, दिक्कत हो सकती थी। इसलिए तो कई बार बच्चे न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, हम बीच की दूरी देते हैं और वो उस बीच की दूरी को 2 से गुणा कर देता है। नहीं 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 नहीं, वो पूरी बीच की दूरी है ऑलरेडी, वो 2 से मल्टीप्लाई है, ये मान लो आप। ठीक है, तो बेटा ये चीज थोड़ा सा नोटिस में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्यों D/2D लिया है हमने, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। डाउट क्लियर बेटा? डेफिनेशन क्लियर है? मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, सदिश रूप में। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं इसको सदिश रूप में लिख रहा हूं, सदिश रूप में, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी अभी मैं बात करूंगा आगे सदिश रूप में। जरा बेटा गौर करना मेरी बात को। P वेक्टर बराबर Q इंटू 2D वेक्टर, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2D वेक्टर। बहुत ही धमाकेदार सवाल बनेगा, बहुत गजब का क्वेश्चन बनेगा। P वेक्टर बराबर Q इंटू 2D, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो बीच का डिस्टेंस दिखाया गया है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप मुझे बताइए, इसका पहला जो जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा था, क्या डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी का गुणनफल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P बराबर Q इंटू 2D, ये वेक्टर फॉर्म लिख दिया है। बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो क्लियर है? ये आज तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो क्या बात है? चलो जी, अब देखो मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा, और ये जो मैंने वेक्टर लिखा है वेक्टर फॉर्म में, इसका मतलब ये सदिश है, और सदिश है तो इसकी डायरेक्शन आनी चाहिए। क्या बात है, सदिश है तो इसकी डायरेक्शन आनी चाहिए, यानी इसकी दिशा आनी चाहिए, दिशा आनी चाहिए। और वो दिशा क्या हो? बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस Q आवेश से बाहर की ओर, माइनस Q आवेश के अंदर की ओर। मैं देखना पूरा कंपेयर कराऊंगा आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, अगर प्लस का Q आवेश है, क्योंकि ये तो डाइपोल मोमेंट में बढ़ेगा, तो डाइपोल मुझे बनाना पड़ेगा, तो प्लस का Q और ये आपका माइनस का Q, डाइपोल बन गया है आपका, ये आपका डाइपोल बन गया है। अब डाइपोल मोमेंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ये आपका P वेक्टर की दिशा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है। एंगल बिटवीन E एंड P, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर, बहुत तगड़ा सवाल बनने वाला है, गजब का क्वेश्चन बनने वाला है बच्चा, याद रखना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बहुत खतरनाक सवाल बनेगा इधर से। क्लियर हो रहा है बेटा? दबा के कंजूसी कर रहे हैं, दबा के कंजूसी कर रहे हैं लाइक दबाने में। 700 बच्चे लाइव हैं और यहाँ पे लाइक्स 400 कुछ लाइक्स है, दबा के कंजूसी कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर कोई कंजूसी नजर आए, समझाने में कोई कंजूसी नजर आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम उसमें कंजूसी नहीं करने वाले। डायरेक्शन आपको दे दी बेटा, कंपैरिजन के साथ में दिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और एक सवाल बना के आपको दे दिया। ये वाला सवाल याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट 180, एंटी पैरेलल, विपरीत दिशा में। क्लियर है बेटा? शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सवाल बनाने वाले हैं। यूनिट क्या हो सकता है इसका? बड़ा अच्छा सवाल है। फिर से लिखो फॉर्मूला,
P बराबर Q इंटू 2D या D। चलो बेटा बनाओ यूनिट। कूलाम और दूरी के लिए क्या हो गया बच्चा, मीटर। कूलाम इंटू मीटर। सी आपका कूलाम है, एम मीटर है, कूलाम इंटू मीटर। बच्चा डायमेंशन मेरे लिखने से पहले क्या कमेंट कर दोगे? मैं उम्मीद करता हूँ आप कर देंगे, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा स्पीड में सॉल्व करोगे या याद भी होगा डायरेक्ट। चलो चेक करते हैं डायमेंशन। पी का डायमेंशन बनाते हैं बच्चा, कूलाम क्यू बराबर आई टी यानी आई इंटू टी, और ये आपका मीटर, मीटर में आ गया। चलो डायमेंशन लिख दो बेटा। मीटर के लिए बेटा m1, टाइम के लिए बेटा q बराबर आई टी, ये टाइम ml 0 आपका, t के लिए बेटा t1 और i के लिए a1। जरा मुझे बताना क्या मैंने सही लिखा है? 10 और 11, 10 और 11 1011 है ना, 1011। देखिए यहाँ पे देखिए फटाफट से, क्या मैंने सही लिखा है बेटा? क्या मैंने एक बार चेक करें सभी बच्चे, सही लिखा है क्या? चेक करो एक बार, सही लिखा है क्या? कूलाम इंटू मीटर, ये आपका क्यू बराबर आई टी, मीटर, मास, ओ हो मास, मास मास मास, लंबाई है, मास आपका मास नहीं है, ये लंबाई है सर, लंबाई है। ओए होए, ओके करेक्शन करो। देखो बेटा m0L1 यानी ये 0 होगा आपका, ये 1 होगा, 011। अच्छा 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 011। अब देखो बेटा, यस सर 011, चेक करो। हाँ बेटा ये मीटर था, हमने इसको मास में लिख दिया है ना, बाय मिस्टेक मीटर को हमने मास में लिखा है। अब चेक करो अब सही है क्या? अब चेक करो अब सही है क्या? यस। तो यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर है बेटा, यूनिट क्लियर है आपका और डायमेंशन क्लियर है, बनाना आपको आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यस, और कोई दिक्कत नहीं है, बनाना आपको आना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू। ये बेटा एक होता है इसके निरक्ष पे, एक होता है इसके अक्ष पे, ठीक है। तो अक्ष और निरक्ष डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी निरक्ष पे या अक्सियल पॉइंट पे, यहां पर हमें अक्ष पे पूछ रहा है और अक्ष पे जो एंगल दिया गया है वो आपका 0 डिग्री है। यानी कहां पे पूछ रहा है बच्चा? अक्सियल पॉइंट पे। अगर अक्सियल पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट अक्सियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेटा 2kp/r3, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चा, याद होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, कोई डेरिवेशन नहीं है, बोर्ड का 4 नंबर का सवाल है। डेरिवेशन में अपन डिराइव नहीं करेंगे फालतू में, अपन तो फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का, अक्ष और निरक्ष का, और फिर कंपेयर कर लेंगे। तो बेटा अक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला एक बार याद होगा पहले से, नहीं है तो एक बार याद करने का प्रयास करेंगे। 2kp/r3। बेटा P क्या है? अभी अभी बताया है, डाइपोल मोमेंट। P क्या है बच्चा? डाइपोल मोमेंट है, यानी ई एक्सियल पॉइंट बराबर 2kp/r3। बड़ी बात समझ में आई बेटा, आप समझ रहे हैं। और एक चीज मुझे देख के बड़ी अच्छी लगी आज आपकी, कि आज आपका डाइपोल का 8 नंबर का क्लास है ना। अब कुछ बच्चे अपना इंपोर्टेंस समझ रहे हैं, ये लास्ट क्लास है डाइपोल मोमेंटम की आज, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, पता है। और लास्ट क्लास में भी बच्चे समझ गए कि स्टार्ट तो सब करते हैं लेकिन एंड विनर करता है, तो बच्चे कंटिन्यू बना के रख रहे हैं अपने आप को। लास्ट क्लास में भी 700 बच्चे लाइव मिल रहे हैं, समझ रहे हैं बात आप। तो ये चीज बहुत बढ़िया है, मतलब अभी आप समझ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ बच्चे जो पहले नेगलेक्ट करते थे। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत अहम होने वाला है, 2kp/r3। और शायद आपको याद भी होगा बेटा, है ना, शायद आपको याद भी होगा, ठीक है। बैक क्लास का प्लेलिस्ट बेटा, प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत है तो प्लेलिस्ट एक बार देख लेंगे टेक्निकल टीम अभी, अगर प्लेलिस्ट में कोई दिक्कत है तो अपडेट कर दी जाएगी आपको, कंप्लीट टोटल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब आता है बेटा दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बेटा θ90 का मतलब क्या है बेटा? निरक्ष पे आपको निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है डाइपोल के। कहां पे? ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन निरक्ष के, मतलब जो डाइपोल है उसके निरक्ष बिंदु पे। शाबाश
बेटा कंपैरिजन करके याद रखेंगे तो बड़ा इजी वे में याद हो जाएगा। मतलब जो अक्स पे आपने निकाला और जो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आप निकाल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बेटा। उसमें 2kp/r³ था, इसमें kp/r³ है। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद में रखनी है। एक अक्ष पे है और दूसरा निरक्ष पे है। अक्ष पे 2kp/r³ आता है, निरक्ष पे केवल kp/r³ आता है। क्या आप इसको मैग्नेट के साथ कंपेयर कर रहे हो क्या? मैग्नेट में भी निकाला था हमने, सेम कॉपी पेस्ट, उसमें आया था 2km/r³। पी की जगह उसमें एम था, मैग्नेटिक मोमेंट मोहनलाल, याद आया। और ये क्या है बेटा, यहाँ पे पी है, उसमें निरक्ष पे आया था km/r³। ऐसे कर लेंगे। वहां पे k का वैल्यू μ0/4π था, यहाँ पे k का वैल्यू 1/4πε0 है। वहां पे k का वैल्यू 10⁻⁻7 था और यहाँ पे k का वैल्यू 9 × 10⁹ है। बच्चा कॉन्सेप्ट बैक टू बैक डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में है तो एग्री करना मेरी बात को। अब मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए, जो रिश्ता है वो चाहिए जो एग्जाम में बनता है सवाल, और बच्चे उसको गलत करते हैं। आप मुझे इस रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, क्या इनके बीच में संबंध बनने वाला है, वो संबंध देखिए आप क्या रिलेशन है। देखिए बेटा, मैंने लिखा है बेटा ई एक्सिस और मैंने इधर लिख दिया ई इक्वेटर यानी निरक्ष पे। अब मैं किसको 2 से गुना करूं, मुझे इतना बता दो। अक्ष दुगना है कि निरक्ष दुगना है? अक्ष दुगना है सर, तो क्या अक्ष को 2 से गुना कर दूं मैं? आपने अभी खुद बताया अक्ष पे 2kp/r³ है, निरक्ष पे kp/r³ है, यानी अक्ष दुगना है। तो मैं 2 से गुना कर दूं इसको 2 से गुना कर दूं अक्ष को? नहीं, एक्स तो पहले से ही दुगना है। अगर बराबर करना है तो इक्वेटोरियल को करो ना, निरक्ष को मल्टीप्लाई करो 2 से, ताकि वो उसके बराबर है। और यहां से सवाल बन सकता है बेटा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बेटा एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का अनुपात आ जाएगा बेटा ऊपर 2/1, 2:1। बड़ा बेहतरीन सवाल आपका 2/1, बड़ा गजब का क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है बेटा, है ना? यस सर, बहुत अच्छे, शाबाश। यहां से अगर कोई भी सवाल घुमाने का प्रयास हो तो बच्चा आपको गलत नहीं करना है, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा डाइपोल की वजह से। अरे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास से मोस्ट टारगेटेड न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट है, मोस्ट टारगेटेड न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट। फील करना मेरी इस बात को, आप देखना भी क्लास में, जब क्लास एंड करूं तब बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल लिया, तो अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विद्युत द्विध्रुव की। और बिंदु पी पर मैं आपसे पूछ रहा हूं जो कि थीटा एंगल पर दिया गया है। मैंने एक्स और निरक्ष नहीं बोला है, मैंने आपको बिंदु पी पूछा है जो कि इस डाइपोल के कहां पे रखा हुआ बेटा, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो यहां पे देखिए बेटा बिंदु पी पर मैं विभव यहां पे लिख देता हूं, वी पी बराबर kp cos θ/r²। बेटा ये फॉर्मूला फिर बता रहा हूं, बोर्ड का 4 नंबर की बड़ी डेरिवेशन है ये। मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं थीटा एंगल पे, kp cos θ/r²। अब आप मुझे खुद बताएंगे, अगर ये एक्सियल पॉइंट पे होता है तो विभव अक्ष पे कितना होगा, थीटा ऊपर लिख देता हूं मैं, अक्ष पे थीटा। बेटा ये बिंदु पी अगर इसके अक्ष पे चला गया, अगर ये बिंदु पी इसके अक्ष पे इधर आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 यानी cos 0 का मान 1, तो बेटा kp/r²। अच्छा, आप मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका पोटेंशियल बताइए। बेटा अगर अपन निरक्ष पे पहुंच जाएंगे परपेंडिकुलर तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, 90 डिग्री। और थीटा 90 होने पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, cos 90, 0। ये बहुत धमाकेदार फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन फोड़ेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। क्या कहते हो बेटा, एक्स और निरक्ष का सवाल आया बेटा, बहुत अच्छे, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? 2021 आ गया, अगर सीने में आग नहीं लगी है अब भी अपने सिलेक्शन को लेकर, अब भी अगर दिन में किंतु परंतु के ख्याल चल रहे हैं तो बेटा आपका जो गोल है ना वो गोल नहीं है।
उस गोल को पूरा करने के लिए कोई डेडलाइन की जरूरत नहीं है। एग्जाम जब भी होगा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करने हैं, आज नहीं तो कल। बताओ दोनों, पहला जनरल फॉर्मूला, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है थीटा पे यहां पे, फिर हमने उसको अक्ष पे निकाल लिया पहला, फिर हमने उसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी निरक्ष पे निकाल लिया। बताओ है किसी बच्चे का डाउट? है किसी बच्चे का डाउट बेटा? यस, बस यही चीज मैंने इधर नोट में डालनी है, जो मैंने उधर ही डाल दिया बेटा। वी थीटा बराबर, पहला कंडीशन आपका थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये दो वी अक्ष हो जाएगा बेटा आपका, और उस पर हो जाएगा के पी कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1 बटा आर स्क्वायर, पहली कंडीशन। दूसरी थीटा बराबर 90 डिग्री, देन वी आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे कॉस 90 का वैल्यू 0। ये सवाल बनता है बेटा। सवाल पूछूं मैं आपसे? एक पूछता हूं, जो मैंने आपको खुद प्रैक्टिस करवाया है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू। एक डाइपोल के मध्य बिंदु, एक डाइपोल के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति पर एक आवेश को 2 सेंटीमीटर दूरी से, 2 सेंटीमीटर की दूरी से मध्य बिंदु तक लाने में किया गया वर्क डन कितना होगा? क्या खतरनाक सवाल बनाया है। एक डाइपोल के मिडिल पॉइंट पर इक्वेटोरियल अक्ष पे, मतलब निरक्ष बोलेंगे उसको, निरक्षीय लाइन पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से उसके मिडिल पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन कितना होगा, कार्य कितना होगा। इससे बढ़िया जहर सवाल नहीं बन सकता एग्जाम में। थ्योरी का बना के दिया है मैंने, डायरेक्ट आपको दिया है और मेरी आर्मी ने फोड़ दिया 0। इसका जवाब क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका वर्क डन 0 क्यों है? वर्क डन आपका 0 क्यों है? इस सवाल का वर्क डन आपका 0 है क्यों? क्योंकि ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, इस पे विभव का मान 0 है, इस पर विभव का मान 0 है इस डाइपोल की वजह से। जब विभव ही नहीं है तो वर्क डन कहां से करोगे आप? वर्क डन कहां से करोगे? कार्य कहां से होगा बेटा? बड़ा अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको क्लियर किया होगा। चलें आगे, देखो अब आगे आते हैं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेटा। सम विद्युत क्षेत्र में, सम का मतलब समझ रहे हो बेटा? यूनिफॉर्म। सम का मतलब क्या है बच्चा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सम का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र, और उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल लिया और उसको एक यूनिफॉर्म समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया। एक यूनिफॉर्म आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसमें एक डाइपोल को आपने क्या रख दिया? अप्लाई कर दिया। जब आपने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझा दूं, आई थिंक थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और इसमें मैं एक डाइपोल रख देता हूं। ये डाइपोल रखा मैंने, ये बेटा आपका प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे याद रखना बच्चा, सवाल मैंने खुद प्रैक्टिस करवाया है। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क, ओनली फॉर ओनली टॉर्क अप्लाई होता है। अभी मैं दूसरा सवाल कराऊंगा, रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओनली टॉर्क, ओनली टॉर्क, बल आघूर्ण, और उस बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? टो बराबर पी साइन थीटा, या टो वेक्टर बराबर बेटा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बच्चा बसा ले, एक तो यही सवाल आपका तैयार हो गया है। ओनली टॉर्क अप्लाई होगा, ओनली टॉर्क अप्लाई होगा, ओनली टॉर्क अप्लाई। और ये बल आघूर्ण का जो अप्लाई होगा उसका फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समरूप है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समरूप है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बेटा? जल्दी बताइए। यूनिफॉर्म में केवल टॉर्क लगेगा, क्लियर है कि नहीं है? शाबाश, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ओके। चलो फिर आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं।
बहुत अच्छा, बच्चा सीख रहा है, मज़ा आया देख के, गजब का कॉन्सेप्ट है। आप साथ साथ में नोट्स बनाएं बच्चा, साथ साथ में अपने नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मैं आज कह रहा हूँ ना, आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरा मेरी बात को नोटिस करना, मेरी बात को गौर करना। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी डाइपोल को, एक डाइपोल है, माइनस का क्यू आवेश है, ये प्लस का क्यू आवेश है, और इस डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बता दिया है मैंने पहले ही, धनावेश पे जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। डेफिनेशन भूल गए क्या? E बराबर एफ बटा क्यू। तो मैंने इस डेफिनेशन को जब बनाया था तो डायरेक्शन में नोट डलवा के लिखवाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन है। इधर फोर्स लग रहा है और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात याद है आपको। और ये जो फोर्स इसको इधर उधर खींच रहे हैं, ये इसमें क्या जनरेट कर देंगे? टॉर्क जनरेट कर देंगे, बल आघूर्ण उत्पन्न कर देंगे। ये इसको घुमा देंगे, ये इसको क्या कर देंगे? घुमा देंगे। और जब इसको घुमाने के लिए वर्क होगा, कार्य होगा, तो वही वर्क, वही कार्य उसमें स्टोर हो जाएगा। किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। किसके रूप में बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। जो इस टॉर्क को घुमाने में हमने कार्य किया, वही कार्य वहां पे स्टोर होगा। किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। बहुत ही बढ़िया। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, U बराबर माइनस का PE कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज अपन लिख रहे हैं बेटा। ये उसी वर्क डन का फॉर्मूला है, उसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, U बराबर माइनस का PE कॉस थीटा। एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। बस इतना मुझे बता दो कि अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे टॉर्क लगेगा। अभी बताया पीछे, यस और नो? अभी पीछे बताया टॉर्क लगा कि नहीं? यस। उस टॉर्क की वजह से ये घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा, और जब ये घूम जाएगा तो उसको घुमाने के लिए जो वर्क किया गया वो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जिसका फॉर्मूला है U बराबर माइनस का PE कॉस थीटा। ये नेगेटिव साइन उसी होने वाले विरोध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा। चलो अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको बतानी है नोट पॉइंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो U बराबर बेटा माइनस का PE कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0। बेटा मैं बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनाऊंगा इधर से, अभी का अभी बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनाऊंगा, तैयार हो जाना। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, इफ, अभी का अभी याद हो जाना चाहिए, 90 देन U बराबर माइनस का PE कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, U बराबर 0। दूसरी कंडीशन, थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन U बराबर माइनस का PE कॉस 180, माइनस का एक, माइनस माइनस का प्लस, PE मैक्सिमम। बेटा मेरे सवालों को गौर से सुनना, नहीं तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर जाओगे यहाँ से। जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो क्या हुआ? जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो एक्चुअल में वहां पे कहानी क्या बन रही है? कहानी ये बन रही है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर डाइपोल उसकी डायरेक्शन में होगा। अगर ये डाइपोल ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन में हो तो क्या घुमाने के लिए कोई कार्य किया गया? नहीं, वो मिनिमम है, न्यूनतम है। वो ऑलरेडी उसकी दिशा में रखा हुआ है। आपने थीटा बराबर 0 डिग्री रखा है तो वो माइनस का PE आ रहा है, यानी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, ये स्थायी स्टेबल है कि नहीं है? मैं 2 सवाल बनाऊंगा। चलो इस दूसरे सवाल को मैं सेकंड राउंड में लेता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चा? माइनस का PE। 90 पे
जो परपेंडिकुलर रखा हुआ था 0, और जब उसको घुमा के पूरा एंटी पैरेलल लिया है 180 डिग्री कोण पे, जब उसको 180 डिग्री कोण पे घुमा दोगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस का पीई जो कि मैक्सिमम है। तो पहला सवाल तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ेगा। पहला सवाल तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का पड़ेगा, जो याद रखना है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये थीटा बराबर 0 पे पैरेलल है तो बताओ ये स्टेबल है कि नहीं, ये स्थायी है कि नहीं? सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये खतरनाक सवाल बनता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है लेकिन ये मोर स्टेबल है, ये स्थायी है सबसे ज्यादा स्थायी है, और ये सबसे कम स्थायी यानी ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। अस्थायी क्यों? अरे यार आपने पूरा एंटी पैरेलल रख दिया है, तो स्टेबिलिटी कहाँ हुई? स्टेबिलिटी तो उसके पैरेलल होता तो होती, आपने पूरा एंटी पैरेलल घुमा दिया, ये तो अनस्टेबल हो गया। मोर स्टेबल थीटा बराबर 0 डिग्री पे, अनस्टेबल थीटा बराबर 180 पे। बहुत खतरनाक सवाल बनेगा, बहुत खतरनाक। ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक अस्थायी की स्थिति में होगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी की कंडीशन में होगा, पीई। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन में होगा, माइनस का पीई। एंगल नहीं देगा, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को लेकर सवाल बना देगा। कंफ्यूज मत होना। अगर अब भी कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई मैंने तो मेरा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा दिया है, कहीं ना कहीं कमी रख रहे हो तो, ठीक है? यस, क्लियर है बेटा? आगे चले, चलो जी, बहुत अच्छे। अगले सवाल पे, ये तो हो ही गया। अच्छा, एक नोट पॉइंट और है जो मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, नोटिस करना, जो अभी अभी मैं याद करवा के आया था। यूनिफॉर्म समरूप विद्युत क्षेत्र ओनली टॉर्क, ओनली टॉर्क। मेरी बात को गौर से सुनना, इस लाइन को पढ़ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है। फिर से याद करना बच्चा, ये सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाया, पोल 30 से 35% था। ओनली टॉर्क अप्लाई होगा। फोर्स कितना होगा बच्चा? फोर्स होगा आपका F0, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखे तो। क्या ये सवाल आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया हुआ है? ये दोनों सवाल मैंने बताए हैं, याद रखना। अगर यूनिफॉर्म है तो केवल टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है दोनों लगेंगे, फोर्स और टॉर्क। याद रख लेना, लिख लेना अपने नोट्स में, अपने दिमाग में। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों लगेंगे बेटा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल केवल घूर्णन गति करता है। यूनिफॉर्म है तो केवल रोटेट करता है, टॉर्क लगता है, केवल टॉर्क लगता है। टॉर्क की वजह से क्या होता है? रोटेशनल मोशन, यानी ओनली फॉर ओनली रोटेशनल मोशन होगा, यानी घूर्णन गति होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है, उस पर कोई बल तो लग नहीं रहा, तो रोटेशनल मोशन होगा। अब देखना मेरी बात को, अगर इसी डाइपोल को मैं, नोट करो, जहर सवाल एज इट इज बनेगा एग्जाम में, अगर इसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो टॉर्क के साथ साथ नेट फोर्स भी लगेगा, टॉर्क के साथ साथ नेट फोर्स भी लगेगा, ठीक है? और उसकी वजह से रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी होगा। रोटेशनल मोशन टॉर्क कराएगा, लीनियर मोशन फोर्स कराएगा। क्या कहते हैं? 4 सवाल एक कॉन्सेप्ट से, 4 सवाल एक कॉन्सेप्ट से। बताओ क्लियर है क्या? 4 सवाल एक कॉन्सेप्ट से डिलीवर हुआ बेटा? यस और नो? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। एक सवाल है बेटा, इस सवाल को लास्ट में मैं होमवर्क के लिए दूंगा आपको, पहले आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। देखो जरा, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगर किसी डाइपोल को, किसी द्विध्रुव को, वो न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा मैं, टेंशन ना लेना।
न्यूमेरिकल लास्ट में होमवर्क के लिए दूंगा। अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए किया गया कार्य यानी वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए किया गया वर्क डन यानी किया गया कार्य, और वो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही आता है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। यानी अगर अपन उसको θ1 से θ2 तक रोटेट करें, मैं थोड़ा सा इशारा दे देता हूं, अगर θ1 से θ2 तक अगर अपन उसको रोटेट कर रहे हैं तो बेटा एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया था इधर से, W बराबर PE फ्रॉम cos θ1 टू cos θ2। बेटा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, प्रत्येक बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर θ1 इफ θ1 पैरेलल है यानी 0 डिग्री है एंड θ2 को अपन थीटा ले लेते हैं, तो बेटा यही कंडीशन क्या बन जाती है, W बराबर PE cos θ1 का वैल्यू cos 0 का मान 1 और cos θ2 को लिखो थीटा तो cos थीटा। कई बार आपको ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई मेरी आर्मी का बच्चा घबराए नहीं कि सर 1 माइनस cos थीटा पढ़ा है मैंने। बेटा वो एक्चुअल में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है, मेन फॉर्मूला। अगर थीटा बराबर 0 होगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। लेकिन ये वर्क डन का सवाल एग्जाम में एज इट इज बना है, पूछा गया है बेटा, पूछा गया है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया है ये सवाल। देखो ये सवाल था वो जो पूछा गया था, ये वो सवाल था जो एग्जाम में पूछा गया था बेटा। देख लो, अगर किसी डाइपोल को देखो इक्विलिब्रियम, देखो मेकअप, देखो इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था यानी संतुलन स्थिति, बोले तो पैरेलल, थीटा बराबर 0, स्टेबिलिटी की कंडीशन, और कहाँ तक घुमा दिया 180 तक। तो बेटा जल्दी से वर्क डन निकालो, W बराबर PE cos θ1 यानी 0 माइनस cos θ2 यानी 180, तो W बराबर PE एग्जाम का सवाल है, माइनस cos 180 माइनस माइनस प्लस 1, ये एग्जाम का सवाल आया हुआ डायरेक्ट वर्क डन। बताओ याद है क्या, याद है सभी बच्चों को, याद है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा बेटा, टाइम बहुत कम है। सर्वश्रम आवेशित छोटी बूंदों को मिलाना, छोटी छोटी बूंदें मिले, टिन्नी ड्रॉप्स, छोटी छोटी है ना, एन ड्रॉप्स, और वो मिलके एक बड़ा बूंदा बनाती है, बिग ड्रॉप है ना। ये देखो तो उसमें क्या क्या होगा, चार्ज, इसका रेडियस, चार्ज, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, रेडियस, चार्ज मतलब आपका डेंसिटी, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका पोटेंशियल। तो बेटा इसका मैं शॉर्ट फॉर्मूले लिखाऊंगा आपको फटाफट फटाफट, कि जब छोटी ड्रॉप्स को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो क्या क्या होता है ना, ये चीज आपको समझनी है। यस, सबसे पहले आवेश संरक्षण से, अगर एक बूंद के पास Q आवेश है और उससे कितनी बूंदें मिली, आपने N बूंदें मिला के एक बड़ा बूंदा बना दिया, तो बड़ा बूंदा का आवेश क्या होगा बेटा, N इंटू Q। यस और नो? अगर एक के पास Q है तो अगर N ड्रॉप है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, NQ। कोई नई बात थोड़ी है बच्चा, कोई नई बात थोड़ी है बेटा, कोई नई बात थोड़ी है बेटा, क्लियर है यहां से? शाबाश, ओके, यस। चलो आगे देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन, ओ गजब का कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलके एक बड़ा ड्रॉप्स बनाया आपने, तो बेटा N ड्रॉप्स है और एक बूंद का आयतन, बेटा ड्रॉप्स का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, N गुणा एक ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर बड़ी ड्रॉप्स का रेडियस बेटा कैपिटल R है, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दो बेटा, क्यूब रूट ले लो तो ये N R क्यूब बराबर R क्यूब है, तो क्यूब रूट लो तो बेटा R बराबर N की पावर 1/3 स्मॉल r। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट याद होगा, न्यूमेरिकल बनाऊंगा मैं इधर से, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल बनेगा इधर से, ठीक है। चलो अगला सवाल आपका बेटा, प्रत्येक बूंद पर विभव, पोटेंशियल आपको पूछेगा और वह विभव आपका KQ/R। ये आपका सवाल हो गया प्रत्येक बूंद पर विभव का। आगे बढ़े तो देखिए बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट सारे बच्चे,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सारे बच्चे फटाफट से, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो इस सवाल का आंसर। अभी क्लास सेव करता हूं और मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास आ रही है। गजब के कॉन्सेप्ट है, आग लगने वाली है लास्ट डे की तरह आज भी। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। लाइक करना भूल गए, लाइक करें, नए वाले बच्चे सब्सक्राइब करें। और कितने बच्चे कम रह गए, मैंने तो याद ही नहीं दिलाया है ना। अभी उस समय शायद 60 स्टूडेंट कम थे अपनी फैमिली में, अभी शायद कितने कम रह गए होंगे, है ना। अगर कम रह गए तो जरूर शेयर कर देना। मुकेश सर की बारी है, उनकी क्लास में तो कर देना, ठीक है। ओके बाय बाय। मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा।